हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सुबो जीएस एकेडमी। साथियों, आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए रुक्मिणी प्रकाशन का जो वॉल्यूम 1 जो सेट निकाला गया है, इसको आज हम लोग सेट 1 को बारीकी से करेंगे और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको हम लोग व्याख्या सहित सारे प्रश्न को देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे डाला गया है बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बिहार दरोगा के लिए, हेडिंग भी डाल दिया गया है। तो आप देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर के लिए जो निकाला गया है इसमें कुल 30 सेट हैं। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो मैं 30 सेट बारी बारी से प्रत्येक दिन एक एक आप लोग के बीच में वीडियो बना करके लाता रहूँगा। तो आइए आज हम लोग सेट यानी कि टेस्ट सीरीज 1 जो है, ठीक है, तो सेट 1 हम लोग आज करेंगे। और टेस्ट को लगाने से पहले आप लोग से बोलना चाहेंगे कि जितने भी लोग वीडियो को देखिएगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो नए लोग जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन को बड़ा कर लें। देख रहे हैं पहला क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया। VVI प्रश्न है दोस्तों, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा और कई एग्जाम में पूछ भी लिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग जानते हैं कि 5+3+3+4 लागू किया गया है। अब आइए इसका कुछ आपको इम्पॉर्टेंट बात को बता दें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई, तो याद रखिएगा 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की गई थी। ठीक है, तो अब किया गया था 29 जुलाई 2020 को। आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा तो 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसके अध्यक्ष कौन रहे, तो याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो तैयार किया गया है इसकी अध्यक्षता किसने की है, तो के कस्तूरीरंगन। ठीक है, एक पॉइंट मैं और आपको बता दे रहा हूँ कि नई शिक्षा नीति जो है 1986 में लाया गया था और 1992 में संशोधन किया गया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नई शिक्षा नीति यानी 2020 से पहले कब लाया गया था, तो याद रखिएगा 1986 में लाया गया था और संशोधन कब किया गया था, 1992 में संशोधन किया गया था। तो इतना इम्पोर्टेंट आपसे यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है या नई शिक्षा नीति कब लाया गया था, तो याद रखिएगा नई शिक्षा नीति 1986 में लाया गया था और कब इसका संशोधन हुआ था, 1992 में संशोधन किया गया था। ठीक है, आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी को याद होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। याद रखिएगा एक और आपको क्वेश्चन बता दें, अगर आपसे सवाल पूछे कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व जल दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 11 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 18 मई को मनाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो आतंकवाद विरोधी दिवस देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आतंकवाद विरोधी दिवस अगर आपसे पूछे कि कब मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस, तो याद रखिएगा 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन अस्कंदित नहीं होगा। पर फिर से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के रक्त की बूंद को 4 अलग अलग स्लाइडों पर रखा गया है, इनमें से कौन अस्कंदित नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, रक्त सीरम। ठीक है, क्या इसका आंसर होगा, रक्त सीरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको VVI कर लीजिएगा। याद रखिएगा
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर होती है। तो याद रखिएगा, यानी कि कह रहा है कि जब पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमा करता है तो सबसे नज़दीक यानी सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के आपस में सबसे नज़दीक किस महीने में होते हैं? तो याद रखिएगा जनवरी महीने में होते हैं। कब होते हैं? जनवरी महीने में। और ये घटना कितना जनवरी को होता है? तो याद रखिएगा 3 जनवरी को होता है। कितना जनवरी को होता है? 3 जनवरी को ये घटना होता है। और इससे क्या कहते हैं हम लोग? पेरीहेलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीहेलियन। हिंदी में इसको उपसौर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि उपसौर किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान एकदम करीब आ जाता है 3 जनवरी को। इस घटना को क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ये मैथ का है। ठीक है, अनुपात का। तो हम लोग मैथ इसमें छोड़ देंगे, बाकी जितना भी प्रश्न है सब हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में रहता है, उसके मूत्र में किसकी मात्रा असामान्य होगी? तो याद रखिएगा कीटोन इसका आंसर होगा। क्या होगा? कीटोन। यानी एक व्यक्ति लंबे समय तक उपवास में अगर रहेगा तो उसके पेशाब में क्या होगा? कीटोन की मात्रा असामान्य हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? आइए आपको हम थोड़ा रफ में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये आपका क्या है? इक्वेटर है, यानी 0 डिग्री है। इसके ऊपर वाला जो है 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा है। ठीक है, और इसके नीचे ये जो रेखा है इसको ये भी 23.5 डिग्री यानी कि ये हमारा क्या है? मकर रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा है? तो याद रखिएगा पहला तो आपसे सवाल यही पूछेगा कि विषुवत रेखा, इसको 0 डिग्री को विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इसको इक्वेटर भी कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर कौन सी रेखा कहलाती है? तो ये वाला रेखा क्या कहलाती है? कर्क रेखा कहलाती। क्या है? कर्क रेखा है। और नीचे वाला क्या है? मकर रेखा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये पूरा एरिया, ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया यहाँ जो मैं कलर कर रहा हूँ, लाइनिंग कर रहा हूँ, याद रखिएगा इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय। और ये जो नीचे वाला एरिया है, कि मकर रेखा से नीचे के जो एरिया है और कर्क रेखा से ऊपर का जो एरिया है, इसको क्या कहते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शीतोष्णकटिबंधीय कहते हैं। और याद रखिएगा अब यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है? तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा सेलवास। ठीक है, क्या हो जाएगा? सेलवास। सेलवास कैसा घास है? उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। बाकी स्टेपी हो गया, वेल्ड हो गया, डाउन हो गया, सब क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। आइए आपको कुछ घास के मैदान के बारे में आपको बता दें। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा कि सवाना घास का मैदान किस क्षेत्र में है? तो याद रखिएगा केनिया तंजानिया में है। ठीक है, सवाना, आपसे अगर पूछे कि सवाना घास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा सवाना घास को हाथी घास भी कहते हैं। ठीक है, सवाना घास को क्या कहते हैं? हाथी घास भी कहते हैं। सवाना घास कहाँ पाया जाता है? केनिया तंजानिया में। कंबोज याद रखिएगा ब्राज़ील में पाया जाता है। लानोज अगर आपसे पूछे तो वेनेजुएला एवं कोलंबिया में। प्रेरी अगर आपसे पूछे तो यूएसए एवं कनाडा में पाया जाता है। डाउन्स अगर आपसे पूछे, डाउन्स अगर पूछे तो याद रखिएगा डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। पंपास अगर पूछे तो याद रखिएगा अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछते कि सवाना घास के मैदान को अन्य नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा इसको हाथी घास भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हाथी घास भी कहते हैं। ठीक है, आइए 8 नंबर क्वेश्चन लोग करेंगे, तो क्वेश्चन को और बड़ा कर लें। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? यानी कि ठंडी धारा पूछ रहा है आपसे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? बेंगुएला की धारा। ठीक है, 8 का बी हो जाएगा आंसर, यानी बेंगुएला की धारा। ठीक है, आइए कुछ हम लोग महासागरीय धारा के बारे में जान लें। मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अलास्का की जल धारा कैसी है? तो याद रखिएगा ये प्रशांत महासागर में बहती है, कैसी है? गर्म जलधारा है। ठीक है ना, तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अलास्का की धारा कहाँ पर बहती है? तो याद रखेंगे प्रशांत महासागर में। या आपसे सवाल पूछे कैसी अलास्का की जलधारा कैसी है? तो कैसी है? गर्म जलधारा है। वहीं अगर आपसे पूछे कि सुसीमा की जलधारा, तो सुसीमा की जलधारा भी प्रशांत महासागर में, और सुसीमा की जलधारा कैसी है? गर्म है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कनारी या कैनारी जलधारा, तो ये अटलांटिक महासागर में बहती है और एक कैसी जलधारा है?
ठंडी जलधारा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अंगुलहास की जलधारा, तो याद रखिएगा हिंद महासागर में बहती है और एक ऐसी जलधारा है, गर्म जलधारा है। अगर आपसे पूछे फॉकलैंड की जलधारा, याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे फॉकलैंड की जलधारा, तो याद रखिएगा ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है और कैसी जलधारा है, ठंडी है। अगर आपसे पूछ दे एल नीनो की जलधारा, तो ये प्रशांत महासागर की जलधारा है और कैसी जलधारा है, गर्म है। अगर आपसे पूछे हम्बोल्ट की जलधारा, तो याद रखिएगा ये प्रशांत महासागर की जलधारा है और ठंडी जलधारा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते इरमिंजर की जलधारा, तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर की ये गर्म जलधारा है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखें। करा कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वेज नहर। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वेज नहर। अब मैं आपको कुछ स्वेज नहर के बारे में जानकारी दे दूं। अगर आपसे पूछे कि स्वेज नहर बनकर कब तैयार हो गया, तो याद रखिएगा स्वेज नहर बन करके 1869 में यानी कि 1869 में बनकर तैयार हुआ था। अगर आपसे पूछे कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो याद रखिएगा 1956 ईस्वी में स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछे कि स्वेज नहर को आवाजाही के लिए कब खोला गया, तो याद रखिएगा स्वेज नहर को 1872 में आवाजाही के लिए खोला गया था। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर और औसतन गहराई कितना है, 16.5 मीटर है। ठीक है, वहीं अगर आपसे अधिकतम चौड़ाई पूछ दे, तो याद रखिएगा 365 मीटर है एवं न्यूनतम 60 मीटर है। ठीक है, उसके बाद आपसे एक और नहर के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। अगर आपसे सवाल पूछे कि पनामा नहर, देखिए पनामा नहर भी आपसे सवाल पूछ लेता है कि पनामा नहर कब बन करके तैयार हुआ था, तो याद रखिएगा पनामा नहर जो है 1914 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1914 में पनामा नहर बनाया गया था। ठीक है, चलिए आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी है, तो याद रखिएगा 2.40% है। और आपसे सवाल पूछे कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है, तो 2.40% है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी VVI प्रश्न है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो याद रखिएगा कावेरी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कावेरी नदी। ठीक है, आइए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है, तो याद रखिएगा जो चिकनी या क्ले मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, तो चिकनी मिट्टी जो है ये क्या करती है, तो पानी अधिकतम संजो करके रखती है। ठीक है, क्या करती है, पानी अधिकतम संजोए रखती है। अब आइए हम लोग कुछ जान लें कि चिकनी मिट्टी में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। आपसे सवाल पूछ लेगा कि चिकनी मिट्टी में कौन कौन पोषक तत्व हैं, तो याद रखिएगा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि पाए जाते हैं। तो आपसे सवाल ये भी पूछ सकता है कि किस मिट्टी में पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा चिकनी मिट्टी या क्ले मिट्टी। या आपसे सवाल पूछे कि किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम पानी संजोए रखती है, तो चिकनी मिट्टी। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण है, तो याद रखिएगा सल्फर यौगिक। आपसे सवाल पूछेगा कि लहसुन में विशेष गंध का या विशिष्ट गंध का क्या कारण है, तो सल्फर यौगिक के कारण जो है लहसुन में गंध होता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि लहसुन प्याज किस कुल का पौधा है, तो याद रखिएगा लहसुन और प्याज लिलिएसी कुल का पौधा है। किस कुल का है, लिलिएसी। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिलिएसी कुल का जो है लहसुन और प्याज पौधा है। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्टॉक फार्मिंग है, तो याद रखिएगा स्टॉक फार्मिंग क्या है, तो पशुओं का प्रजनन है ना। स्टॉक फार्मिंग क्या है, पशुओं का प्रजनन है। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन लोग देखेंगे, कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये तो बहुत आसान सा सवाल है, आप लोग इसको पढ़े भी होंगे। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी कि 1 से 2%।
ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा 1 से 2%। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है। ऑप्शन ए है पॉलिस्टर, ऑप्शन बी है नायलॉन, तीसरा ऑप्शन है रेनॉन और चौथा में है एक्राइलिक। एक बार फिर से देखिएगा क्वेश्चन को, करा कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य उपयोग में लाया जाने वाला सिंथेटिक फाइबर है। सिंथेटिक यहाँ पर आपको दिया हुआ है पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयॉन, एक्राइलिक। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी कि चारों है। ठीक है, इस क्वेश्चन नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन दिया है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए पौधे, ठीक है, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अदरक प्रकंद, तो ऑप्शन ए है अदरक प्रकंद। तो आपको पता होगा कि अदरक प्रकंद, अदरक का क्या खाते हैं, प्रकंद खाते हैं। वहीं प्याज का हम लोग क्या खाते हैं, मांसल पर्ण खाते हैं। नारियल का क्या खाते हैं, भ्रूणपोष खाते हैं। लेकिन आलू का जो है, आलू का मूल नहीं खाते हैं, बल्कि आपको पता होगा कि आलू का हम लोग क्या खाते हैं, कंद खाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्मों में कौन सा सही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आलू और आलू मूल हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वसा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वसा। 20 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए, ये जो दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें हम लोग देखते हैं। 1 नंबर कह रहा है कि यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है। बिल्कुल सही है, यह रक्त में क्या करता है, ऑक्सीजन का संचार करता है। दूसरा कह रहा है कि यह, यानी कि यह मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन, तो यह लौह युक्त यौगिक है। बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, 2 सही हो गया। तीसरा कह रहा है कि यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नहीं, ये गलत है। ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। बिल्कुल सही है, यानी कि इसका 1 2 और 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई। बिल्कुल सही है, ध्वनि की प्रबलता की इकाई क्या है, डेसिबल है। दूसरा ऑप्शन बी है अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई, ये भी सही है। ऑप्शन सी है समुद्री मील, ये भी सही है, नौ संचालन में दूरी की इकाई। ठीक है, ऑप्शन डी है सेल्सियस उष्मा। देखिए सेल्सियस उष्मा का नहीं होता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, बल्कि सेल्सियस किसका इकाई है, तो तापमान का इकाई है। याद रखिएगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सेल्सियस किसका इकाई है, तो तापमान का इकाई है। ठीक है, चलिए, और ये भी याद रखिएगा कि अगर सेल्सियस आपसे पूछ दे कि तापमान की इकाई किस पद्धति में है, तो सीजीएस पद्धति में है। किस में है, सीजीएस पद्धति में। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि तापमान की जो है एसआई इकाई क्या है, तो तापमान की एसआई इकाई क्या है, केल्विन भी होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है। तो याद रखेंगे घर्षण बल है। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण बल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को कहते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कंडक्शन कहते हैं। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन को देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है क्लोरीन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है क्लोरैमीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि जल को जीवाणु मुक्त करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, ओजोन का भी करते हैं, क्लोरीन डाइऑक्साइड का भी करते हैं और क्लोमैरिन का भी करते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑक्टेन संख्या द्वारा किसकी गुणवत्ता मापी जाती है। तो ये तो आप लोग जानते होंगे कि ऑक्टेन द्वारा हम किसकी गुणवत्ता मापते हैं, पेट्रोल की गुणवत्ता को मापते हैं। ठीक है, पेट्रोल की गुणवत्ता को। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि।
ऑप्शन ए है ये सस्ते होते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। यानी सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त क्यों होता है, क्योंकि इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, आयन मंडलीय तरंगों का। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, आयन मंडलीय तरंगों का उपयोग किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है। ठीक है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है, तो ऑप्शन ए है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स व सल्फेट, बिल्कुल सही है, ए इसका आंसर हो जाएगा। यानी 28 का आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आप 29 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये बीपीएससी का प्री में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये बीपीएससी का पीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि शराब पीकर वाहन चालक के श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है। याद रखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस है, तो कौन सा है, एसिटिलीन है। ठीक है, कौन सा गैस है, एसिटिलीन है। 31 नंबर लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछे हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है, तो याद रखेंगे बेंजोइक अम्ल है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछे कि हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है, तो बेंजोइक अम्ल है। आइए हम लोग बेंजोइक अम्ल का सूत्र जान लीजिए क्या होता है। तो याद रखिएगा C6H5, ठीक है, COOH होता है। याद रखिएगा बेंजोइक अम्ल का क्या होता है, बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है या सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा C6H5COOH। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि दूध को निम्न विधि से एक समरूप किया जाता है। याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूध को निम्न विधि से एक समरूप किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे इसके वसा कणों को सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। याद रखेंगे इसके कणों को क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन देखें, करा कि जेड परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समानुपाती होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी, यानी जेड स्क्वायर। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आइए देखिए, एक साइड सूची 1 में क्या है, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती है, और सूची 2 में क्या है, नदी जिस पर अवस्थित शहर है। तो आइए पहले इसको क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आइए, ऑप्शन ए है हड़प्पा। तो आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता जो थी किस नदी पे थी, रावी नदी पे। ठीक है, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। तो देखिए ए का 3 आपको 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो हड़प्पा सभ्यता का क्या है, रावी। उसके बाद हम लोग आते हैं रोपड़। ठीक है, तो रोपड़ कहाँ था, सतलज नदी किनारे। ठीक है, रोपड़ कहाँ, सतलज नदी किनारे। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोथल, तो लोथल कहाँ, भोगवा नदी किनारे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कालीबंगा, तो कालीबंगा कहाँ हो जाएगा, कालीबंगा, याद रखिएगा कालीबंगा घग्घर नदी किनारे। यानी कि ए का 3, ठीक है, ए का 3, बी का 2, ठीक है, कालीबंगा कहाँ है, तो एक मिनट फिर से आपको दिखाते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा कहाँ हो जाएगा, नहीं ए का 3 हो जाएगा, हड़प्पा रावी, हड़प्पा देखिए हड़प्पा रावी। ठीक है, उसके बाद रोपड़ कहाँ, सतलज नदी पंजाब। उसके बाद लोथल कहाँ, लोथल याद रखिए भोगवा। उसके बाद आपका बच गया कालीबंगा कहाँ, घग्घर नदी। यानी कि ए का आप याद रखिएगा ए का 3, ठीक है, ए का 3, बी का 2 आप देख रहे हैं। उसके बाद सी का लोथल का भोगवा, सी का फर्स्ट, और डी का रोपड़, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन ए है उनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है उन्होंने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया था, ये भी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था, ये भी सही है। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था, ये भी सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4।
36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, करा कि अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो शंकराचार्य थे। कौन थे, शंकराचार्य। 37 नंबर क्वेश्चन लोग देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था। तो याद रखिएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था। किसने कराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया। तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया, तो फिरोज शाह तुगलक। याद रखिएगा कि कुतुब मीनार का जो है निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको ही किया था। और FST यानी फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसके 4थे मंजिल पर जो है बिजली गिरने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया। उसके बाद जो है फिरोज शाह तुगलक इसके 5वें मंजिल का निर्माण करवाता है। ठीक है, मैं समझता हूँ 38 नंबर क्वेश्चन तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। अब आइए देखिए, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, 1526, सभी लोग जानते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ था, 1527, ये भी सही है। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध 1530, ये गलत है। चंदेरी का युद्ध 1540 में हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम किला कहाँ स्थित था। तो याद रखिए कलकत्ता में। कहाँ, कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद होगा कि 1905 ईस्वी में लंदन में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा कब किया, कहाँ किया गया था, लंदन में। और कौन किए थे, तो याद रखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, सॉरी लंदन में नहीं बल्कि पुणे में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया गया था। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, क्षमा कीजिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा 1905 ईस्वी में पुणे में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इस सोसाइटी के अगर आपसे सवाल पूछे कि इस सोसाइटी के सक्रिय सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार फिर से देख लें हम लोग। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब किया, 1905 में। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। तो याद रखिएगा मैडम बीकाजी कामा। कौन थे, मैडम बीकाजी कामा जो है क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे। ठीक है, अब ये कब लिखे थे, तो याद रखिएगा 1909 ईस्वी में। याद रखिएगा 1909 ईस्वी में पेरिस में। ठीक है ना, मैडम बीकाजी कामा के द्वारा पेरिस में जो है 1909 ईस्वी में वंदे मातरम समाचार पत्र निकाला गया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी, तो इंडिया हाउस की स्थापना 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। और कहाँ किए थे, तो याद रखिएगा इंडिया हाउस जो है, सॉरी फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया हाउस की स्थापना कौन किए थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किए थे। कब किए थे, 1905 ईस्वी में। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि इंडिया हाउस भारत का विदेश में क्या था, तो एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, क्या था, क्रांतिकारी संगठन था। तो आइए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पत्र वंदे मातरम के संपादक थे, तो मैडम बीकाजी कामा। मैडम बीकाजी कामा से जान लीजिए 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में इन्होंने पहली बार तिरंगे झंडे को फहराया था। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि जिस तिरंगे झंडे को मैडम बीकाजी कामा के द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया गया था, उसे चोरी छुपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया, तो याद रखिएगा इंदुलाल याग्निक। कौन लाए थे, इंदुलाल याग्निक। 43 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसको छोड़ देते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, करा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन भारत आया था, तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा या किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया, VVI प्रश्न है। तो याद रखिएगा 1935 भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1935 में क्या हुआ था, केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया। अगर आपसे सवाल पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था, तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए चारों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1909। तो देखिए भारत परिषद 1909 को क्या कहा जाता है, इसको मार्लियामेंटो सुधार कहा जाता है।
ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसे सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है तो याद रखिएगा लॉर्ड मिंटो को। 1909। अब दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919। तो याद रखिएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। अब इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसके तहत क्या हुआ, तो याद रखिएगा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके और केंद्र में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया था। ठीक है। और आपसे सवाल पूछे कि सबसे पहले कहाँ पर द्वैध शासन लागू किया गया था, तो याद रखिएगा बंगाल में सबसे पहले द्वैध शासन को लागू किया गया था। ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भारत का एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, तो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 24। ठीक है। 17 में क्या है, तो छुआछूत का अंत है। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। 24 में क्या है, तो 24 में कहा गया है कि 14 साल तक के बच्चों को माने कम उम्र तक के बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को, यदि सीधे तौर पे कहा जाए कि बच्चों को कल कारखानों में नहीं रखना है। ठीक है। अनुच्छेद 23 में क्या है, तो मानवों के दुर्व्यापार से संबंधित है। ठीक है। 41 नंबर लोग क्वेश्चन देखें। करा कि निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, इसको अच्छे से समझिएगा। करा कि निम्नांकित में से किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ऑप्शन ए है वास्तविक और लोकप्रिय। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, तो पहले हम लोग करते हैं। तो इसका वास्तविक और लोकप्रिय, तो ये नहीं है, वास्तविक और लोकप्रिय नहीं है। ऑप्शन मतलब दूसरा नंबर पे दे रखा है औपचारिक और विधेयक, तो ये सही है। भारत के राष्ट्रपति का अधिकार कैसा, औपचारिक और विधेयक है। ऑप्शन सी है राजनीतिक और नाम मात्र, ये गलत है। ऑप्शन डी है संवैधानिक और नाम मात्र, तो ये सही है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ठीक है। यानी अगर आपसे सवाल पूछे कि किस प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और 4, यानी कि औपचारिक और विधेयक और संवैधानिक और नाम मात्र। ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, अभी हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन किए, 57 नंबर अब हम लोग करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे सवाल पूछे कि रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए दिया है रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना। ऑप्शन बी है सॉरी क्षमा कीजिएगा, ऑप्शन बी है रुपये के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना। ऑप्शन सी है रुपयों को अन्य प्रमुख मुद्राओं को रुपये में मुक्त रूप में परिवर्तित कर देने की अनुमति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। आइए 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेक इवन बिंदु क्या है। याद रखिएगा 58 नंबर दे रहा है क्वेश्चन कि ब्रेक इवन बिंदु क्या है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी वह स्थिति जब फार्म को न लाभ हो और न हानि हो, उसे क्या कहते हैं, ब्रेक इवन बिंदु कहते हैं। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होता है। तो याद रखिएगा रग्बी फुटबॉल। अगर आपसे सवाल पूछे रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 15 होते हैं। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन के रमन इफेक्ट खोज के दिन को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी, तो याद रखिएगा गुजराती में। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी, तो किस भाषा में लिखे थे, तो याद रखिएगा गुजराती भाषा में लिखे थे। ठीक है। किस में लिखे थे, गुजराती भाषा में। अब मैं आपको कुछ बात बता दूं यहाँ से, जैसे महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक, आपसे सवाल पूछ लेता है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन कौन है, तो हिंद स्वराज है, सर्वोदय है, गीता माँ है, सत्याग्रह है। ठीक है, सत्याग्रह है, नैतिक धर्म आदि पुस्तक उनके द्वारा लिखा गया है। अब थोड़ा पत्रिका पे हम लोग बात कर लें, तो याद रखिएगा इंडियन ओपिनियन है, हरिजन बंधु है, यंग इंडिया है, नवजीवन आदि पत्रिका जो है गांधी जी के द्वारा निकाला गया था। ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिष्ठित टॉयलर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा, पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पर्यावरण सुरक्षा के लिए दिया जाता है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो याद रखिएगा, दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में। वीवीआई प्रश्न है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जाम में कि प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? तो दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की छवि है? अब यहाँ क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, 20 रुपए का आपको ये नहीं दिया है कि नया नोट या पुराना नोट, ठीक है। और दोनों नोट पर जो है आपको किसी न किसी चित्र का जिक्र है। तो आइए हम लोग पहले कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो 20 रुपए का जो पुराने नोट है उस पर माउंट हैरियट है ना। आपसे क्वेश्चन अगर देगा कि 20 रुपए के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान छपी है, तो याद रखिएगा 20 रुपए का जो नया नोट है, ठीक है, सॉरी 20 रुपए का जो पुराना नोट है उस पर क्या है, तो माउंट हैरियट नेशनल पार्क है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कुछ नोट से संबंधित आपको जानकारी दे देते हैं। 25 अगस्त 2017 को 200 रुपये का नोट भारत में प्रथम बार प्रचलन में आया था। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि 200 का नोट भारत में प्रचलन में कब आया? तो 25 अगस्त, याद रखिएगा 25 अगस्त 2017 को आया था। ठीक है, कब आया था? 25 अगस्त 2017 को। ठीक है, और 200 के नोट पर किसका कौन सा चिन्ह छपा हुआ है? तो याद रखिएगा सांची का स्तूप छपा हुआ है। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछ दे कि सांची का स्तूप को किसने बनवाया, तो याद रखिएगा अशोक ने बनवाया था। ठीक है, किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। उसके बाद आपसे अगर पूछ दे कि 2000 के नोट पर क्या छपा हुआ है, तो याद रखिएगा मंगलयान और स्वच्छ भारत का प्रतीक उस पर छपा हुआ है। ठीक है, और 20 रुपये के अगर आपसे सवाल पूछ दे कि 20 रुपये के नए नोट पर क्या छपा हुआ है, तो याद रखिएगा एलोरा की गुफाएं का चित्रण है। ठीक है, 20 रुपये के नए नोट पर किसका चित्रण है? एलोरा की गुफाएं पर। वही 10 रुपये के नोट अगर आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर है ना। ठीक है, 10 रुपये के नोट पर सूर्य मंदिर कोणार्क का चित्रण है। और 100 रुपये पर अगर आपसे पूछे तो रानी का बाव, 500 रुपये पर अगर पूछे तो दिल्ली का लाल किला, और 50 रुपये का पूछे तो हम्पी का चित्रण है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये नहीं दिया कि नए नोट या पुराने नोट। तो याद रखिएगा 20 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान का छवि है? तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे माउंट हैरियट दिया हुआ है, यानी कि पुराने नोट की बात कर रहा है। अगर नए नोट का होता तो एलोरा की गुफा यहाँ पे ऑप्शन होता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? तो याद रखिएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से की गई थी। ठीक है, अगर आपसे सवाल पूछे कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुआ, तो याद रखिएगा 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1954 में। अगर आपसे सवाल पूछे कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा विभाग का स्थापना 1954 में, और आयोग अगर पूछते तो 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी है? देखिए मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन जब पढ़ दिए हैं तो इसको बता दे रहे हैं। याद रखिएगा 20 बटा कितना बढ़ाना है? 20%, तो यानी 100 प्लस 20 अगुने 100% कर देंगे। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि 20 बटा कितना हो जाएगा? 120 गुने 100, 20 से हम लोग काट देंगे 20 छक्का 20 से, और उसके बाद 100 बटा 6 करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16.2/3%। तो याद रखिएगा 16.2/3% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा रोहतास का। किसका है? रोहतास का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट 70 नंबर कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान या पदों में सभी कोटि में महिलाओं के कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्न में से किस वर्ष रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1861 ईस्वी में। आपसे सवाल पूछेगा कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। और आपसे पूछ दे कि जार मुक्तिदाता के नाम से कौन जाना जाता है, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। जार मुक्तिदाता
के नाम से कौन जाना जाता है? तो अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन करा है कि निम्न में से किन देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई थी? अब पहले तो ये जान लीजिए कि नानकिंग की संधि किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा कि अफीम युद्ध से संबंधित है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि नानकिंग की संधि किसके किसके बीच हुई थी, तो याद रखिएगा चीन और ब्रिटेन के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? चीन और ब्रिटेन के। तो क्वेश्चन करा कि निम्न से किस देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई? तो चीन और ब्रिटेन के बीच हुई। ठीक है। अब अगर आपसे सवाल पूछ दे कि नानकिंग की संधि चीन और ब्रिटेन के बीच कब हुई, तो याद रखिएगा 29 अगस्त 1842 को, याद रखिएगा 1842 को, 29 अगस्त 1842 को नानकिंग की संधि हुई। आज जिसके तहत क्या हुआ? तो प्रथम अफीम युद्ध का अंत हुआ था। याद रखिएगा 2022 में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नानकिंग की संधि के तहत कौन सा युद्ध समाप्त हुआ? तो प्रथम अफीम युद्ध, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन को दिया है कि निम्न में से किन देशों के बीच नानकिंग की संधि हुई? तो चीन और ब्रिटेन के बीच नानकिंग की संधि कब हुआ? 29 अगस्त 1842 को, याद रखेंगे। और इसके तहत क्या हुआ? तो प्रथम अफीम युद्ध का अंत हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि औरक्त तरंग। ठीक है, औरक्त तरंग। 74 नंबर क्वेश्चन है कि तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो याद रखिएगा 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर होता है। 75 नंबर क्वेश्चन लोग करेंगे। करा कि सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो याद रखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए सीवी रमन को क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। और कब दिया गया था? अगर आपसे सवाल पूछ दे कि सर सीवी रमन को, है ना, कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 1930 ईस्वी में उनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपसे सवाल पूछ दे कि निम्न में से कौन प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण कौन नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? VVI प्रश्न है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस उद्योग के निगरानी हेतु जैव चिप का विकास किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मत्स्य उद्योग के लिए। किसके लिए किया गया था? मत्स्य उद्योग के लिए किया गया था जैव चिप का विकास। और कब किया गया था? अगर आपसे सवाल पूछ दे कि जैव चिप का विकास कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1983 में किया गया था। कब किया गया था? 1983 में किया गया था। आइए 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधला हो गया है, देखिएगा। कह रहा है कि निम्न में से किस पुरस्कार को वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? यानी कि आपको यहाँ पे दिया है भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। सब में कह रहा है कि सबसे वरीयता सूची में, यानी कि सबसे ऊपर का क्रम में कौन आएगा? तो याद रखिएगा भारत रत्न हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत रत्न। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म सत्य है? ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में कौन सा युग्म सत्य है? तो चेतन भगत, मिडनाइट चिल्ड्रन। ठीक है, ये नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है सलमान रुश्दी, फ्यूरी। बिल्कुल सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा 79 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन, फ्यूरी, शालीमार द क्लाउन, स्टैनिक वर्सेज आदि सलमान रुश्दी की ही पुस्तक है। ठीक है। तो मिडनाइट यहाँ देख रहे हैं आप, दे रहा है मिडनाइट चिल्ड्रन, यहाँ दे रहा है चेतन भगत। तो होगा नहीं, क्योंकि मिडनाइट कौन लिखे हैं? सलमान रुश्दी ही लिखे हैं। फ्यूरी भी लिखे हैं। उसके बाद शालीमार द क्लाउन पूछेगा, वो भी लिखे हैं। स्टैनिक वर्सेज पूछेगा, वो भी लिखे हैं। उसके बाद आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा मैकाइवर एवं पेज। आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से किसने अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया है, तो मैकाइवर एवं पेज ने किया है। 81 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया जाता है, वह क्या है? ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी संघर्ष।
ठीक है। तो संघर्ष क्या, एक बार फिर से देख लीजिए। तो जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या इसे दबाने के लिए किया गया हो। ठीक है। 82 नंबर लोग क्वेश्चन देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेत नहीं है। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, शहरीकरण का स्तर। ठीक है, शहरीकरण का स्तर नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि कनाडा ओपन 2023 विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है। ठीक है। तो याद रखिएगा कनाडा ओपन 2023 का विजेता जो है लक्ष्य सेन, ये बैडमिंटन का खिलाड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी बैडमिंटन का खिलाड़ी है। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि लक्ष्य सेन को 2022 में कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा इसे अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किसको, लक्ष्य सेन को अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है 2022 में। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन देखें, करा कि देश के पहले सहकारिता से संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि गुजरात। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि देश के पहले सहकारिता संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया, गुजरात। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों का पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ब्रिटेन। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा भारतीय संरक्षणवादियों को पर्यावरण पुरस्कार दिया गया है, तो ब्रिटेन को दिया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा राजिंदर सिंह भट्ट को, इनको किया गया है, राजिंदर सिंह भट्ट को। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, 1 और 2 दोनों। तो पढ़ लेते हैं। इसे 11 जुलाई को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। उसके बाद इसकी थीम क्या है, तो लैंगिक समानता की शक्ति को उजागर करना, यानी कि दोनों इसका आंसर सही है। 88 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि 23वां शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद समिति की पहली बार अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया। ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2023 में किस शहर द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम। आइए 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जर्मनी के बर्लिन में। ठीक है, कहाँ हुआ, जर्मनी में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ, तो बर्लिन, जर्मनी। 91 का नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अमृत सृजन अभियान नए भारत के सपने हेतु किसके साथ शुरू किया है। ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटा के साथ किया है, ऑप्शन नंबर सी। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के बीच किशन गंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों की मध्यस्थता हेतु विश्व बैंक द्वारा किसे अध्यक्ष बनाया गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, सीन मर्फी। क्या हो जाएगा, सीन मर्फी। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लूना 25 नामक चंद्रयान किस देश ने लॉन्च किया है। तो यह भी बहुत चर्चित रहा है, याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं, रूस। ठीक है, बहुत ही चर्चित रहा है क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम लोग सिप्री कहते हैं, द्वारा जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी चौथा रैंक है भारत का। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कुआलालंपुर, मलेशिया। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, कुआलालंपुर, मलेशिया। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई। याद रखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति कहाँ प्राप्त हुई। तो याद रखिएगा जेटविंग्स एयरवेज को। ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 सत्र के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में मूंग का कीमत कितना घोषित किया है। पीपीआई प्रश्न है, याद रखिएगा इस टाइप का प्रश्न अभी एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 8558। ठीक है, कितना होगा, 8558 रखा गया है। और एक कब के लिए है, 2023-24 के लिए है।
98वें क्वेश्चन करा कि DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंगापुर। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें बड़े राज्यों के बीच शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि केरल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, केरल। इस सेट का अंतिम प्रश्न जो 100 नंबर क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे। करा कि हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA का नया महानिदेशक किससे नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, सुबोध कुमार सिंह को। ठीक है, VVI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो इस सेट में पूरा 100 प्रश्न था जो हम आपको बारी बारी से एक करके व्याख्या सहित आपको करवा दिए हैं। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।